So Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to our new video lecture that is related with the biological molecules, especially lipids. As you know that in the last subsection we have discussed about the carbohydrates. So today we are going to start lipids. सबसे पहले बेसिकली इसकी डेफिनेशन से अगर इसका स्टार्ट लें तो लिपिड्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? एक्चुअली लिपिड्स आर द heterogeneous group. What is it? It is a heterogeneous group. Now what is the heterogeneous group? Listen, अगर हम डेफिनेशन को बाय वर्ड्स समझने की कोशिश करें, देखें आप हर चीज को समझकर खुद ऑन वर्डिंग कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि जो डेफिनेशंस होती हैं उनको आप एज इट इज समझने की कोशिश करें, ठीक है? अब क्या है यहाँ पर? इट इज अ हेटेरोजीनियस ग्रुप. अब किसका ये हेटेरोजीनियस ग्रुप है? ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड जो के कंपाउंड्स ऑफ फैटी एसिड्स. नाउ व्हाट इज फैटी एसिड्स? अच्छा, कोई भी हेटेरोजीनियस ग्रुप हो आपके पास, यानी कि वो हेटेरो यानी डिफरेंट हो ग्रुप, लेकिन उसके अंदर क्या मौजूद हो? फैटी एसिड एज अ फंक्शनल यूनिट, वो आपके पास होगा लिपिड्स. तो ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन के बारे में. इट वाज इट्स डेफिनेशन. अगर हम इसके बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी, अगर हम इसके बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें, यानी कि एक जनरल ओवरव्यू देख लें जो एमसीक्यूज में मोस्टली आस्क किया जाता है आपसे, वो क्या है कि इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. एक जनरल टर्म आप लोग याद रख लो कि जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद होंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, या फैटी एसिड्स हो, ग्लाइसरोल्स हो, तो आपके पास मोस्टली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. और जो इनसॉल्युबल वाटर होता है हमें पता है वो क्या होता है फिर? लिपोफिलिक. लिपो यानी लिपिड्स, फिलिक यानी लविंग. यहाँ पर लिख देते हैं लिपिड लविंग, यानी कि इट विल soluble in, किसमें होगा ये soluble? In the organic solvents. ये किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये इजीली soluble होगा. कोई सा भी आप लिपिड उठाकर चेक कर सकते हो. अगर हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें, अगर हम इसके बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो हर लिपिड्स के अंदर, चाहे वो लिपिड का कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर आपको एक चीज जरूर मिलेगी. वो क्या होगा? इट इज एक्चुअली द फैटी एसिड्स, बिकॉज फैटी एसिड्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स. बट यहाँ पर अब एक्सेप्शन का केस आ जाता है. एक्सेप्ट टर्पेनोइड्स. अब टर्पेनोइड्स का हमें पता है, टर्पेनोइड्स का फिर क्या होगा? फिर टर्पेनोइड्स का बेसिक यूनिट हमारे पास है आइसोपर्नोइड्स. तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट से लेक्चर में भी डिस्कस किया था. एक एक्सेप्शन का केस था, वहां पर जनरल फॉर्मूला में क्या एक्सेप्शन का केस आया था? डीऑक्सीराइबोस. तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक कंपोनेंट में एक एक्सेप्शन का केस आया कि हर कंपोनेंट जो है वो लिपिड्स का, वो फैटी एसिड से ही बना हुआ है. यानी एज यू नो दैट आवर बॉडी इज कंप्राइज्ड ऑफ द सेल्स, डिफरेंट सेल्स. तो यहाँ पर भी फैटी एसिड्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो टर्पेनोइड हमारे पास लिपिड मौजूद है उसके अंदर फैटी एसिड एज द बेसिक यूनिट नहीं होता. क्यों? क्योंकि वहां पर आइसोपर्नोइड एज द बेसिक यूनिट फंक्शन कर रहा होता है. नेक्स्ट अगर हम इसके बात करें जनरल फॉर्मूला की, which is actually the yield point for the examination point of view, क्योंकि जनरल फॉर्मूला के जरिए ही, अगर हमें जनरल फॉर्मूला एक याद होगा तो हम किसी भी लिपिड को, अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इसका रिकॉग्नाइज करें, ये लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है,
यहाँ अगर लिपिड है तो कौन सा लिपिड है, तो इस तरह से एक जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जस्ट इट हैज टू कंपाउंड, फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और उसके साथ एक रेडिकल अटैच होगा। अगर इस तरह का कोई भी कंपाउंड आपको मिल जाए तो ये लिपिड्स हैं। अब आपने एक कॉमन प्रॉपर्टीज की जरूर सुनी होगी, किसकी, फैटी एसिड्स की। कॉमन प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो दे आर रिच इन एनर्जी एज compared to the कार्बोहाइड्रेट। अब इनके पास ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत। नाउ कैन यू आंसर दैट कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसमें ऐसा है क्या, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके अंदर ऑक्सीजन की तादाद ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसीलिए इसमें जो एनर्जी वो ज्यादा है। और एक और मेन पॉइंट है यहाँ पर कि इट कंटेन इवन नंबर ऑफ फैटी एसिड्स। कोई भी कार्बन अगर चेन होगी, कोई भी लंबा आपके पास लिपिड्स हो, लेकिन उसके अंदर जो कार्बन है ना वो इवन नंबर में मौजूद होंगे, और वो इवन नंबर क्या होंगे, इट विल प्रेजेंट इवन नंबर ऑफ कार्बन, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 2 to 30 है, बट एक्चुअल में इट इज बिगिनिंग विथ 4 to 30। अब वो इवन नंबर ऑफ कार्बन किसी भी चेन के अंदर मौजूद होंगे। वो कौन से कार्बन होंगे, ये कंटेन इवन नंबर ऑफ 2 to 30 of carbon in a straight chain, but it is attached with the hydrogen and having an acidic group। ये किससे अटैच है, अटैच विथ हाइड्रोजन ग्रुप, और इसके पास एक and having acidic ग्रुप, और वो ग्रुप कौन सा है इनके पास, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। That's why इसको आपके पास कंसीडर कर सकते हो, they have rich energy compounds, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जनरल टर्म्स है हमारे पास कि वो एक्चुअली यहाँ तक तो हो गया कि इसका ओवरव्यू क्या था। नाउ डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज में आपके पास क्वेश्चन किस तरह आएंगे। वो आपसे पूछेंगे कि बताएं, कोई भी कंपाउंड आपको दे देंगे, बोलेंगे अगर हम किसी भी कंपाउंड के कार्बन नंबर्स इंक्रीज करते हैं तो बताया उसके सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने क्या बात याद रखनी है कि जो सॉल्युबिलिटी है ना वो इंक्रीज होती है विद द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन, यानी कि जितने ज्यादा कार्बन आप इंक्रीज करते जाओगे उतने ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, यानी वो उतना, बट रिमेम्बर दैट ये सॉल्युबिलिटी हम किस में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओनली। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अलावा ये और किसी में सॉल्युबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है टर्म के इट इज ओनली सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब नंबर ऑफ चेन, यानी एक चेन के अंदर फॉर सपोज कोई भी आपके पास लिपिड मौजूद है, लाइक फैट्स हो या वो ऑयल हो, तो उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मौजूद होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। एक और क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमनली, उसके वो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछते हैं आपसे, मेल्टिंग पॉइंट इन कार्बन। तो वो भी मेल्टिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है with the number of carbon present in the chain, यानी जितने ज्यादा उसके अंदर कार्बन मौजूद होंगे चेन के अंदर उतनी ज्यादा उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट को हम एक और नाम भी देते हैं,
दैट इज सॉलिडिटी। अगर अगर उस कार्बन चेन के अंदर कोई सैचुरेशन प्रेजेंट है, लाइक द मॉलिक्यूल कंटेन अ डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बिटवीन द चेन, तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा विद द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड चेन्स। जितनी ज्यादा उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी उतना ही कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और एक और पॉइंट भी हमारे पास जनरल पॉइंट है, ये हम अभी तक जनरल डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है हमारे पास, इसकी लिक्विडिटी के बारे में पूछा जाता है। तो लिक्विडिटी जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द चेन। जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा होंगे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी और लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी। बट यहाँ पर केस वेरी तब करेगा जब उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब अगर हम इसके सम एग्जांपल्स लें, लाइक एसिटिक एसिड हमारे पास है, एक एग्जांपल है एसिटिक एसिड। ये रिजेम्बलेंस रखता है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिजेम्बलेंस रखता है और ये एक एक्चुअली लिपिड भी है। ठीक है, तो ये 2 कार्बन चेन है, इसमें कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटायरिक एसिड। इट इज अ 4 कार्बन चेन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अगर आप सोचें, यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर लिख देते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ओलिक एसिड ले लेते हैं। ये इतना कार्बोनिक एसिड से रिजेम्बलेंस नहीं रखता, इट इज अ 18 कार्बन चेन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड। ओके, और ये जो है वो है 16 कार्बन चेन। नाउ टेल मी दैट कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सब में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, किसके पास सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी मौजूद है, तो आप क्या आंसर करोगे? Of course, you will answer the oleic acid, but you are thinking on the wrong way. Why? क्यों? आप अकॉर्डिंग टू मी, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जितने ज्यादा कार्बन नंबर होंगे उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। बट हियर इज, बस सॉल्युबिलिटी जो है वो इस केस में फॉर्मिक एसिड की ज्यादा होगी। नाउ टेल मी व्हाई। बिकॉज यहाँ पर इसके एक कार्बन के अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, यानी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इसकी कम, सॉल्युबिलिटी इसकी कम है और फॉर्मिक एसिड की ज्यादा है। तो आपने ये बात याद भी रखनी है कि कौन कौन से लिपिड्स हैं जिसके अंदर उसकी अनसैचुरेशन कितनी मौजूद है और किस हद तक मौजूद है। ठीक है, और आपने इसके इस पॉइंट से कुछ सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड लिक्विडिटी, तो आपने इस पॉइंट को भी मद्देनजर रखकर फिर एक पर्टिकुलर आंसर करना है। So now let's discuss about the types of fatty acid. Basically fatty acids की हमारे पास only 2 types present हैं। एक है हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन से पहले आपने कुछ टर्म्स याद रखनी, तभी आपको एक क्लासिफिकेशन लिपिड्स की पर्टिकुलरली समझ में आएगी। ठीक है, और दूसरा है अनसैचुरेटेड। नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड वो जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स कार्बन मौजूद हो इन अ चेन। और अनसैचुरेटेड क्या होगा? ऑफ कोर्स इसके अपोजिट, जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब इनके जनरल फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल फॉर्मूला, इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो वेरी सिंपल है, CnH2n+1 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
ठीक है, लेकिन इसके ग्रुप सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के जनरल फॉर्मूला के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। वाई अभी डिस्कस कर लेते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। सी अब यहाँ पर n का नंबर ऑफ कार्बन 2n, बट यहाँ पे माइनस एक्स। एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स यहाँ पर है नंबर ऑफ अनसेचुरेशन प्रेजेंट। जितनी अनसेचुरेशन प्रेजेंट होगी, फॉर सपोज कोई बॉन्ड, कोई भी फैटी एसिड है जो अनसेचुरेटेड है, तो उसका हम जनरल फॉर्मूला किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर जितनी अनसेचुरेशन यानी जितने उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद हैं, फॉर सपोज 2 3 4, तो आप वहां पर उसको माइनस करके उसका इजीली जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो। और लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये थे कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। Now let's discuss about the classification of lipids. तो लिपिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो क्लास आती है हमारे पास वो है एसाइल ग्लाइसरोल्स। एसाइल ग्लाइसरोल्स। एसाइल ग्लाइसरोल्स क्या है? अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो हाउ देन यू विल डिफाइन इट? दे आर पर्टिकुलरली द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, और दूसरा इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइसरोल, यानी इसके अंदर अल्कोहल मौजूद होगा। यानी अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल कंबाइन होगा फैटी एसिड, चाहे वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और फाइनली वो एज अ रिजल्ट एक एस्टर प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। तो ये है हमारे पास एसाइल ग्लाइसरोल। एक्चुअली अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी, इस बॉन्डिंग फॉर्मेशन को हम एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। एस्टेरिफिकेशन। अब यहाँ पर बेसिकली होना क्या है, जो एसिड है हमारे पास फैटी एसिड, वहां से आएगा हमारे पास एक हाइड्रोजन का ग्रुप, यहाँ से एक हाइड्रोजन का ग्रुप आएगा, अल्कोहल में से OH का ग्रुप आएगा। तो ये रिमूव हो जाएंगे, जब रिमूवल होगा वाटर का तो यहाँ पर एस्टर ने ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाना है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम इसके स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करें, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपको ये बात बहुत इजीली समझ आ सकती है। तो लेट्स ड्रॉ इट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फैटी एसिड्स को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ 3 फैटी एसिड्स और OH, और यहाँ पर एक रेडिकल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद द सेकंड कार, अगेन OH, और यहाँ पर रेडिकल ग्रुप। ये अटैचमेंट होगी इसके रेडिकल ग्रुप से। ठीक है, फिर OH, और ये किसके साथ कंबाइन हो रहा है? एज यू नो दैट प्लस C ये हो रहा है कंबाइन एक ग्लाइसिरोल के मॉलिक्यूल विच इज एक्चुअली अ अल्कोहल। एज यू नो दैट इट इज अ अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक OH ग्रुप मौजूद होगा और बाकी जो वैलेंसी कार्बन की खाली है वहां पर उसको हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली एक अल्कोहल यानी कि ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक एंजाइम ने इंटर होना है, एंजाइम जो हेल्प करेगा एक रिएक्शन को पर्टिकुलरली परफॉर्म करवाने में। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग जो उन्होंने यहाँ पर फर्स्टली दिखाया है कि जो OH ग्रुप है वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, OH ग्रुप पूरा यहाँ से आ रहा है, सॉरी यहाँ पर आई थिंक बुक में अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से OH ग्रुप आ रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, यहाँ से कंप्लीट हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है और यहाँ से जस्ट ऑक्सी हाइड्रोजन में रिमूव होता है। तो लेट्स ड्रॉ यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, फिर CRO, और ये किसके साथ कंबाइन होगा? विद द ऑक्सीजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड की वजह से इसे हम एस्टर भी बोलते हैं।
और बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, तो ये एक एस्टर फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 और ये तीसरा, यानी कि यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एक्सक्रीट आउट होना यहाँ पर होंगे हमारे पास 3H2O, यानी कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे किसके अंदर, एसाइल ग्लाइसरॉल के अंदर। तो ये थी इसकी एस्टेरिफिकेशन, जिसके अंदर एक पर्टिकुलरली हाइड्रोजन जो आपके पास, अब अपने एमसीक्यूज में क्या याद रखना है कि आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है वो किस कंपाउंड से आ रहा है, हाइड्रोजन वो आपके पास किस कंपाउंड से आ रहा है। तो बेसिकली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारे पास फैटी एसिड से आ रहा है, और जो हाइड्रोजन का ग्रुप है वो ग्लाइसरॉल से आ रहा है, और एज अ रिजल्ट आपके पास एक एस्टर फॉर्म हो रहा है और उसके साथ साथ वाटर भी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं अबाउट द एसाइल ग्लाइसरॉल। तो सबसे पहली जो टाइप है इट इज मोनोग्लाइसरॉल, यानी मोनो एक फैटी एसिड के साथ कंबाइन होना है ग्लाइसरॉल में, तो ये बनेगा मोनोग्लाइसराइड। उसके बाद डाइग्लाइसराइड, एज यू नो यहाँ पे 2 फैटी एसिड्स होंगे और एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल। उसके बाद डाइग्लाइसराइड, उसके अंदर 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे और एक ग्लाइसरॉल होगा। अब यहाँ पर की पॉइंट्स आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि जो सबसे लास्ट है ट्राइग्लाइसराइड, इट इज द मोस्ट कॉमन एसाइल ग्लाइसरॉल, या आप इसे मोस्ट कॉमन लिपिड भी बोल सकते हो। नाउ अगर आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन लिपिड या मोस्ट कॉमन एसाइल ग्लाइसरॉल, तो आपका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, दैट इज ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये एक वो वाहिद आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल है जो एक स्टोरेज फॉर्म की तरह भी यूज किया जाता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। काफी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये लिपिड जो है वो एज ए स्टोरेज फॉर्म वर्क करता है। कौन सा मॉलिक्यूल? ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द मोन, और इसी का हमने अभी अभी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाया था। अच्छा, इसको एक और नाम भी देते हैं विच इज एक्चुअली न्यूट्रल लिपिड। अभी न्यूट्रल लिपिड भी इसको हम एक और नाम देते हैं। अगर आपसे वो ऑप्शन में ट्राइग्लाइसराइड की बजाय न्यूट्रल लिपिड दे दे तो आप उसको भी करेक्ट रिस्पॉन्स आंसर कर सकते हो। तो अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास सेकंड जो टाइप आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड, दैट इज फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज नॉट क्लियर एज मच। तो यहाँ पर हम अगर इंफॉर्मेशन को एज अ टेबल गेन करें तो ये हमारे जहन में ज्यादा देर तक स्टोर रहती है। तो सपोज यू हैव अ हाउस, आपका घर है, अगर घर में हर चीज बिखरी हुई होगी तो आपको कितनी मुश्किल फेस करनी पड़ती है। बट इफ यू हैव एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आती। तो इसी तरह अगर आप इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इंटेक करोगे तो मे बी इट इज पॉसिबल कि वो आपको लाइफ टाइम याद रह जाए। यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले फैट्स, ऑयल और फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर जो है हमारे पास वो है फैटी एसिड्स का, यानी कि फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, सबसे पहली बात तो वो सैचुरेटेड है, यानी देयर इज नो एनी अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन इट, और दूसरी बात वो इन अ चेन मैनर है। वो भी कौन सी चेन? स्ट्रेट चेन। अगर हम ऑयल्स की बात की जाए तो इट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड होने के साथ साथ ये ब्रांच्ड भी है। क्या है? ब्रांच्ड भी है। अब अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात की जाए वो भी किस पर? रूम टेम्परेचर पर। तो फैट्स जो है वो आपको पता है वो सॉलिड्स होते हैं और ऑयल्स लिक्विड।
अब ये बात अगर आपको तब समझ आएगी जब आपके माइंड में एक कोई एग्जाम्पल का मैप जरूर मौजूद होगा। तो आप कंसीडर कर लो फैट्स लाइक बटर, क्यों? क्योंकि वो हमारे पास फैट्स है, और ऑयल लाइक यू हैव ऑलिव ऑयल। अब आप इस एग्जाम्पल को माइंड में रखकर आगे के फीचर्स समझने की कोशिश करें। हमारे पास बटर क्या होता है? सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर भी, और ऑयल हमारे पास आपको पता है लिक्विड होता है। अब अगर हम इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इट इज अबाउट 0.8। दोनों की बोथ हैव सेम, यानी दोनों के पास सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपने याद रखना है। इट इज अ यील्ड पॉइंट। इसके अलावा इफेक्ट ऑन हेल्थ, जो फेस का इफेक्ट है ना, वो आपने क्या याद रखना है कि इट इज नॉट गुड एज देयर मच, इट इज वेरी बैड। अगर ऑयल्स का बोले तो वो कुछ मैनर कुछ हद तक गुड है ना। बाय आपने जनरल पॉइंट याद रखना है कि जो फैट्स हैं अगर वो एनिमल्स से आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका सोर्स जो है वो क्या है आपके पास? एनिमल्स है, और जो इसका सोर्स और इसका सोर्स है वो प्लांट्स है। तो जो फैट्स है, जो एनिमल से फैट्स आ रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है, यानी इट इज बैड फॉर योर हेल्थ। और अगर प्रोटीन की बात की जाए जो प्रोटीन हमें एनिमल्स से मिलता है वो काफी ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू द प्लांट्स। तो आपने ये कुछ जनरल पॉइंट्स याद रखनी है अबाउट द फैट्स एंड ऑयल्स। नाउ हमारे पास जो थर्ड टाइप है ऑफ लिपिड्स दैट इज वैक्सेस। अब वैक्सेस क्या है? अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो हाउ देन यू विल डिफाइन इट? इट इज, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज अ केमिकली यानी केमिकल मिक्सचर। अभी तक आपने जो भी वैक्सेस लिपिड्स की जो डेफिनेशंस पढ़ी वहां पर आपको कहीं से भी केमिकल मिक्सचर नहीं दिखा वर्ड। वाई? यहाँ पर क्यों है? क्यों? क्योंकि ये वाकई केमिकल्स का मिक्सचर ही है। किस किस केमिकल का? सबसे पहले तो आपको पता है एल्कोहल का। दूसरा कौन होगा यहाँ पर? फैटी एसिड। अब यहाँ पर एक और न्यू केमिकल हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है जो कि है आपके पास क्या बोलते हैं? अल्केन। ठीक है। और आपके पास एक और केमिकल भी है यहाँ पर, वो है कीटोन्स एंड फैटी एसिड्स बोले हैं, आप उसको एस्टर्स बोल सकते हो। एस्टर्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक और बहुत ही मिनिमाइज पॉइंट है, वो ये है कि ये सारी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं। ये सब क्या बनाते हैं आपके पास? दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास अल्केन्स मौजूद है, यहाँ पर जो यहाँ पर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आपने इसके लिए एक जनरल टर्म याद रखनी है कि यहाँ पर जितने भी अल्केन्स होंगे वो सिर्फ ओड नंबर ऑफ कार्बन होंगे और वो एक रिंग फॉर्म में होंगे। सबसे पहली पॉइंट कि यहाँ पर वो रिंग फॉर्म में होंगे, विथ रिंग फॉर्म विथ नंबर ऑफ कार्बन। ना उसका ओड नंबर जो है कार्बन का वो कहाँ से स्टार्ट होना है? वो स्टार्ट होना है C25 टू C35 तक। ठीक है। तो ये अल्केन्स के लिए एक जनरल टर्म था। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, अब इसकी वैक्सेस की इंपॉर्टेंस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो आपको पता है, they are used as the protecting layer over the fruits। ये फ्रूट्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर का क्या करेगा? टू प्रिवेंट फ्रॉम वाटर लॉस। उसमें से जो फ्रूट्स है उसमें से तकरीबन वाटर लूज ना हो जाए, तो ये उससे भी प्रयोग करता है। और दूसरी बात एक और, प्लांट्स को भी ये प्लांट्स के ऊपर भी
ये जब प्रोटेक्टिव लेयर होता है प्लांट्स के ऊपर, कौन? आपका लिपिड, ठीक है, उससे भी प्रिवेंट करता है फ्रॉम द वाटर लॉस। अच्छा, और ये एब्रेसिव डैमेज से भी बचाता है एंड आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज। ये आपके एब्रेसिव डैमेज होने से भी काफी हद तक बचाता है। अच्छा, इट एक्ट ऑन द वाटर बैरियर। इंसेक्ट्स के अंदर भी ये वाटर बैरियर के काम करता है, बर्ड्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी। तो ये पॉइंट्स भी लिख लेते हैं हम। क्या करता है ये? एक वाटर बैरियर का काम करता है। किस किस के अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। कौन? लिपिड। और लिपिड की वो कौन सी है? वैक्सिस, ठीक है। और ये सीक्रेट कुछ जो आपके पास इंसेक्ट्स हैं लाइक हनी बी, जो हनी बी है आपके पास, वो सीक्रेट भी करती है, सीक्रेटेड बाय सम इंसेक्ट्स। अब ये हनी बी, लाइक हनी बी एग्जाम्पल हमारे पास हनी बी की बेस्ट है। अब ये हनी बी क्यों करती है? फॉर दियर शेल्टर, जो उसका छत्ता होता है, जो उसका घर होता है हनी बी का, हाइव, हाइव जो वो बनाती है अपना पूरा, वो उसके अंदर इसके जो इंसेक्ट्स, ये वाला जो इंसेक्ट्स है उसके अंदर से वो प्रोड्यूस होता है, खुद से वो एक्सक्रिएट होता है। कौन? वैक्सिस, ठीक है, जिसकी वजह से उसका पूरा जो छत्ता है, जो उसका हाइव है, वो बन पाता है हनी बी का स्पेशली। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो इट इज एक्चुअली द फॉस्फोलिपिड। ना फॉस्फोलिपिड्स क्या है? आप इसको एक्चुअली ऐसे भी बोल सकते हो, द डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड्स। फॉस्फोटाइडिक एसिड्स के ये डेरिवेटिव्स होते हैं। Now what is phosphatidic acid? So suppose you have a phosphatidic acid, phosphatidic acid which is combined with the nitrogenous base. अब इसे डिस्कस करते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन सी होंगी, ठीक है। और एज ए रिजल्ट आपके पास क्या बनेंगे? आपके फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स में आपने ये टर्म अच्छे तरीके से याद रखनी है कि वैक्सिस और एसाइल ग्लाइसरॉल है वो कैसे बनते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आपके पास कैसे बनते हैं। अब फॉस्फोटाइडिक एसिड की बात की जाए तो इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर तीन चीजें बेसिकली मौजूद होती हैं। एक तो इसके पास होता है ग्लाइसरॉल, और जो दूसरा इसके पास होता है वो होता है दो फैटी एसिड्स, टू फैटी एसिड्स। और तीसरी चीज जो होती है वो इसके पास फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है, फॉस्फेट ग्रुप इसके पास मौजूद होता है। किसके पास? फॉस्फोटाइडिक एसिड के पास। तभी ये पर्टिकुलरली एक फॉस्फोलिपिड कंप्राइज कर पाते हैं। अब अगर नाइट्रोजीनियस की बात करें हम, बेसिकली उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इन द न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में, क्योंकि वो भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सपोज यू हैव अ नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब नाइट्रोजीनियस बेसिस होती ही सिर्फ टू टाइप्स की है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि नाइट्रोजेनियस बेसिस है क्या। वो बेसिस जो हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को भी कंप्राइज करती हैं, और ये बेसिकली इनके ग्रुप के अंदर ना नाइट्रोजन मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पर टू टाइप्स की नाइट्रोजीनियस बेसिस मौजूद होती हैं। एक होती है स्ट्रेट चेन, एक होती है रिंग फॉर्म। अब जो स्ट्रेट चेन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगी? आपके फॉस्फोलिपिड्स में। वो भी डिस्कस करते हैं कौन कौन सी होती हैं। और जो रिंग होती है ना, उनके मजीद दो टाइप्स हैं। अच्छा, ये जो रिंग फॉर्म होते हैं वो किसके अंदर मौजूद होती है? आपके डीएनए और आरएनए में,
ठीक है, तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो आपके डीएनए में मौजूद होगा या तो आरएनए में मौजूद होगा। अब यहाँ पर इसका और मजीद टाइप है, एक तो इसका सिंगल रिंग होगा या तो फिर डबल रिंग होगा। अब इसके नेमिंग करते हैं, ठीक है, अब इसका नेमिंग कल्चर करते हैं। तो जो फोस्फोलिपिड्स है हमारे पास तीन बेसिकली मौजूद होती हैं। सबसे पहली तो है आपके पास कोलिन, जो कि आपके फेमस फॉस्फोटाइडिक एसिड में भी ज्यादातर मौजूद होती है। ठीक है, दूसरी है आपके पास इथेनॉल अमाइन, इथेनॉल अमाइन, और ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी मौजूद होती है। उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट में आती है सीराइन। ये तीनों फॉस्फोलिपिड्स बनाती हैं। इन तीनों के अलावा और कोई नाइट्रोजनियस बेस आपके पास नहीं आएगी। अच्छा, अब सिंगल रिंग की बात कर लेते हैं, इसे हम पैरामिडिन भी बोलते हैं। पैरामिडिन, ये पैरामिडिन क्यों बोलते हैं, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन द न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक्स में, और उसको हम प्यूरिन्स भी बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्यूरिन्स की बात कर लेते हैं क्योंकि वो दो ही हैं हमारे पास, एक तो है ग्वानिन और दूसरी है एडिनाइन। अब जो बची वो यहाँ पर आ जाएंगी तीन, आपके पास साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल। तो ये है आपके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस। हमने इसे बहुत ही सिंपल मैनर में डिस्कस किया है लिपिड्स के, स्पेशली फॉस्फोलिपिड्स को, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स था मॉलिक्यूल इन द होल क्लासिफिकेशन ऑफ द लिपिड्स। आई डोंट थिंक कि अब आपके लिए ये स्टिल मुश्किल रहेगा, ये आसान हो चुका होगा अब तक। ठीक है, तो ये सारी नाइट्रोजन बेसिस जो इस साइड वाली है, ये सारी की सारी कहाँ प्रेजेंट होंगी, फॉस्फोलिपिड्स में, और ये सारी आपके डीएनए या आरएनए में मौजूद होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड को डिस्कस करते हैं। सो इट इज द फॉस्फेटाइडिलिन कॉलिन, जिसे हम लेसिथिन भी बोलते हैं, जो हमारे पास मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड है। रिमेंबर कि मोस्ट कॉमन एथाइल ग्लाइसरॉल हमारे पास कौन सा था, ट्राइग्लाइसराइड, और यहाँ पर मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड की बात की जा रही है तो ये है लेसिथिन। ठीक है, इन दोनों में जो है वो मोस्ट कॉमन है, तो यही एक आपके पास बुक में एक एज ए मेजर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर इसकी जो फॉस्फोटाइडिक एसिड है, ऑफ कोर्स ये भी फॉस्फोटाइडिक एसिड से बना हुआ होगा, फॉस्फोटाइडिक एसिड प्लस किससे, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब इसके पास नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो होगी कोलिन। ठीक है, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, लेसिथिन। ठीक है, अब इसके बात करते हैं फॉस्फोटाइडिक एसिड में क्या होगा, वो भी आपको पता है। तो फॉस्फो एसिड में एक ग्लाइसरॉल होगा, दो फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, हमने डिस्कस भी किया था। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर आपने इसकी बॉन्डिंग तक याद रखनी है। ठीक है, अब वो कैसे, जो इसके ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है तीन होते हैं, कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो फैटी एसिड मौजूद है ना, फैटी एसिड किसके अंदर, फॉस्फोटाइडिक एसिड के अंदर जो फैटी एसिड है ना, उसके अंदर वो दो हैं। अब यहाँ पर एक सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। लफ्जों पर गौर कीजिएगा क्योंकि यही मेन पॉइंट्स हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो इसका सैचुरेटेड है ना, यानी कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है हमारे पास, वो अटैच होता है विद द कार्बन नंबर 1, किसका 1 ऑफ द ग्लाइसरॉल, और जो अनसैचुरेटेड होता है ना किसका, फैटी एसिड का, वो हमारे पास अटैच होता है विद द सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लाइसरॉल। इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये किसके साथ मौजूद होगा, किसके साथ अटैच होगा, ये थर्ड कार्बन, रिमेंबर दैट, थर्ड कार्बन ऑफ द ग्लाइसरॉल। अब एग्जाम आपसे किस तरह क्वेश्चन कर सकता है, लाइक वो पूछेगा कि जो फॉस्फोरिक एसिड मौजूद है इसके अंदर एक पर्टिकुलर
लेसिथिन के अंदर, तो वो किस कार्बन के साथ अटैच है ग्लाइसरॉल के, तो आंसर होगा 3। अगर वो आपसे पूछता है कि फैटी एसिड किसके साथ मौजूद है, जो उसका सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो उसके फर्स्ट कार्बन के साथ, और अनसैचुरेटेड जो है वो उसके सेकंड कार्बन नंबर के साथ अटैच होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाइक आपको पता है यहां पर होना क्या है, डबल बॉन्ड और रेडिकल ग्रुप, फिर रेडिकल, डबल बॉन्ड और रेडिकल। ये एक इसका एक स्ट्रक्चर, ये हमने पहले इसका पॉइंट बना लिया, किसका, आपके पास फॉस्फेटिडिक एसिड। अब उस साइड क्या अटैच होगा आपके पास, उस साइड यहाँ पर आई थिंक, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, OR, राइट। हाँ, यहाँ पर आपके पास अटैच होंगे इसके CH2 के मॉलिक्यूल, यानी आपके पास यहाँ पर होगा ग्लाइसिरोल, CH2 यानी कि यहाँ पर ये ग्लाइसरॉल मौजूद है। अब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड कहाँ अटैच होगा, ये अटैच होगा, हमने पढ़ा अभी अभी के थर्ड कार्बन के साथ। यहाँ पर इसके फॉस्फोरिक एसिड का पूरा ग्रुप अटैच होगा, लाइक C डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है। और अटैच क्या होगा इसके साथ साथ, यहाँ पर OH भी अटैच होगा और यहाँ पर CH2। अब ये यहाँ पर ये क्या जा रहा है, यहाँ पर अब ये बनने जा रहा है क्या, कोलिन अटैच हो रहा है इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड के बाद। यहाँ पर इसका आई थिंक इट इज विजिबल, यस, हाँ, यहाँ पर इसके फॉस्फोरिक एसिड के बाद यहाँ पर कोलिन अटैच हो रहा है, जिसका फॉर्मूला है, उसके बाद है CH2, फिर नाइट्रोजन का ग्रुप CH2 3 टाइम्स, राइट। तो ये है इसको CH3 टाइम्स, तो ये है इसके पर्टिकुलरली कोलिन। यानी आप यहां तक देख सकते हो, ये क्या है आपके पास, फैटी एसिड, ठीक है, और ये आपके पास ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ अटैच होगा, राइट। ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल के थर्ड का फर्स्ट कार्बन के साथ ये मौजूद है, सेकंड कार्बन के साथ ये मौजूद है, थर्ड कार्बन के साथ इसका फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप अटैच है, और फॉस्फोरिक एसिड ने मजीद अटैचमेंट की है किसके साथ, आपके कोलिन के साथ। तो इट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, बट इट इज वेरी इजियर। अब यहाँ पर मिसिंग क्या होगा, यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना वो एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रुप चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब फॉस्फोरिक एसिड में आ गया है। ये ग्रुप जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया गया था, ठीक है। अब इसका ये फाइनल स्ट्रक्चर हो गया, अगर आप इसको अरेंज कर लो तो आपको यूं कुछ मिलेगा, एक हेड यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक अनसेचुरेशन आ गई है आपके पास, ये देख सकते हो आप, इट इज अ अनसेचुरेशन, और एक लंबी सी टेल। तो अब आपके इसकी पॉइंट क्या याद रखने, कि ये जो है ये हेड जो है आपके पास पोलर हेड है, और ये जो है ये नन पोलर है, नन पोलर टेल है। दैट्स व्हाई इसका जो हेड है ना ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक क्योंकि इसके पास ये पोलर है, इसके पास पोल्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ हाइड्रोफिलिक, और ये ऑफ कोर्स ये होगा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अगर हम इसके रिमेंबर करें अपने कोलिन को, तो ये कोलिन इसके अपर साइड में मौजूद होगा, यहाँ पर कोलिन मौजूद होगा, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल, और ये आपकी पूरी इसने कवर की हुई है किसने, फैटी एसिड्स ने। जो टेल है आपके पास ये भी लिख देते हैं, फैटी एसिड्स ने कवर की हुई है। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली, अब इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, लाइक इसके अंदर टोटल डबल बॉन्ड्स कहाँ मौजूद हैं। एक आप देख सकते हो कि फॉस्फोरिक एसिड में मौजूद है, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप में मौजूद है, 2 फैटी एसिड्स में मौजूद है डबल बॉन्ड्स, सी इट इज द डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर ये रहा, और चौथा जो है ना वो आपको मिलेगा इसके अनसेचुरेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एक्चुअली इसके नॉन पोलर टेल्स में मौजूद है,
यहाँ पर, ठीक है, ये आपको दिख सकता है। तो इसी तरह अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए तो सो द टोटल नंबर ऑफ saturated bonds is 4, ये बात आपने याद रखनी है। क्या? टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड। मेरे लफ्ज पर थोड़ा सा ध्यान कीजिए कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स कितने हैं, वो 4 है, बट यहाँ पर अनसैचुरेशन जो कास्ट करेगा ना वो सिर्फ 1 करेगा, और वो ये है। अनसैचुरेशन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 मौजूद है, एक, वो भी इसके टेल में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई, अगर यहाँ पर 4 अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो अनसैचुरेटेड सिर्फ एक क्यों कास्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो उनका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ही यही है, यानी उसका काम ही यही है, उसके स्ट्रक्चर में ही मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अनसैचुरेटेड जो आ रही है, अनसैचुरेशन आ रही है, वो फैटी एसिड्स की वजह से आ रही है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसने डबल बॉन्डेड कैरी किया हुआ है। दैट्स वाई अगर अनसैचुरेशन का पूछा जाए कि लेसिथिन के अंदर अनसैचुरेशन कितनी है, तो वो सिर्फ 1 है, और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो हैं 4। तो यहाँ तक था हमारा पूरा का पूरा लिपिड का ओवरव्यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।